वेलकम स्टूडेंट्स, अप्लाइड फिजिक्स 2 की क्लास में आज हम एमसीक्यू कराएंगे चैप्टर 5 और ये इसका पार्ट 2 है। चैप्टर 5 का पार्ट 1 करा दिया गया है एमसीक्यू का। आज हम चैप्टर 5 का पार्ट 2 कराएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 28 तक पार्ट 1 में हो चुके हैं। क्वेश्चन 29 से स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक पोल्स आर यानी चुंबकीय ध्रुव होते हैं। तो मैग्नेटिक पोल्स जो चुंबक के ध्रुव होते हैं वही मैग्नेटिक पोल्स यानी चुंबकीय ध्रुव होते हैं। तो ये ऑप्शंस हैं। नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव जिसको एन से लिखते हैं, साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव जिसको हम एस से लिखते हैं। तो ये दोनों मैग्नेटिक पोल्स होते हैं हमारे मैग्नेट के, तो इसलिए ये मैग्नेटिक पोल्स कहलाते हैं। बोथ ऑफ एबव यानी नॉर्थ एंड साउथ बोथ पोल आर मैग्नेटिक पोल्स, या साउथ और नॉर्थ ये दोनों किसी चुंबक के ध्रुव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। क्वेश्चन 30 है, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल Q0 इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स। जब कोई आवेशित कण Q0 विद्युत क्षेत्र E में रखा जाता है तो कण पर लगने वाला विद्युत बल। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में यह क्वेश्चन है, वहां भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो विद्युत क्षेत्र के कारण किसी चार्ज Q0 पर लगने वाला बल F इक्वल टू Q0V, सेकंड ऑप्शन F इक्वल टू Q0E, F इक्वल टू QV क्रॉस B। तो थर्ड ऑप्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और फर्स्ट ऑप्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाला बल F इक्वल टू Q0E, यही हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है यानी विद्युत बल है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज Q0 पर लगता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स यानी विद्युत बल तथा विद्युत क्षेत्र दोनों की दिशाएं एक समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B आर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। तो क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। बोथ आर स्केलर, दोनों अदिश राशियां हैं। बोथ आर वेक्टर यानी दोनों वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशियां हैं। E इज स्केलर, V इज वेक्टर, E अदिश तथा B सदिश, या E वेक्टर B स्केलर यानी E सदिश B अदिश। तो हम जानते ही हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सदिश होते हैं, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। तो ये बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स ऑन चार्ज Q0 मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड B इज चुंबकीय क्षेत्र B में गतिशील आवेश Q0 पर लगने वाला बल। तो ये बल मैग्नेटिक फोर्स या चुंबकीय बल कहलाता है और ये लॉरेंज फार्मूले से दिया जाता है। F इक्वल टू Q0 V क्रॉस B। V जहां पार्टिकल की वेलोसिटी है यानी ये हमारे चार्ज की वेलोसिटी है और B मैग्नेटिक फील्ड है। तो F इक्वल टू Q0 V क्रॉस B। Q0 क्या है, इस आवेश का मान है Q0, तो जो कि V वेग से गतिशील है मैग्नेटिक फील्ड में। तो इस पर जो फोर्स लगेगा F इक्वल टू Q0 V क्रॉस B एंड F इक्वल टू Q0 VB साइन थीटा। तो हम इसको जानते हैं, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये VB साइन थीटा और एक यूनिट वेक्टर होता है। तो उस डायरेक्शन को हमने यहां पर हटा दिया है। अगर हम उसको लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर n लगा दिया। तो इस तरह से हमारा ये वेक्टर फॉर्म में हो गया फोर्स का इक्वेशन। तो दोनों एक ही इक्वेशन है। तो इस तरह से ये दोनों इक्वेशन सही हैं। बोथ ऑफ एबव इज राइट आंसर हियर। तो ये लॉरेंज फोर्स की वैल्यू हो गई, इतना मैग्नेटिक फील्ड हमेशा लगेगा। अब व्हेन ए चार्ज पार्टिकल Q0 इज मूविंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B पार्टिकल एक्सपीरियंस टोटल फोर्स। जब कोई आवेश या आवेशित कण Q0 किसी विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र B में गति करता है तो
कण पर लगने वाला कुल बल। तो इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अवेलेबल हैं। इस कारण से पार्टिकल जिसका चार्ज Q0 है, इस पर लगने वाला कुल बल क्या होगा, F इक्वल टू Q0E। ये ए ऑप्शन टोटल फोर्स नहीं है क्योंकि ये केवल इलेक्ट्रिक फोर्स है, विद्युत बल। F इक्वल टू Q V क्रॉस B, तो ये केवल मैग्नेटिक फोर्स है। और F इक्वल टू Q0E प्लस Q0 V क्रॉस B, तो ये टोटल फोर्स हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। तो सी ऑप्शन सही है, यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो कोई भी चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में गति कर रहा है, तो फिर क्या होगा, उस पर नेट फोर्स Q0E प्लस Q0 V क्रॉस B। वन गॉस मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, एक गॉस चुंबकीय क्षेत्र होता है 10⁴ टेस्ला और न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या बी ऑप्शन 10⁻⁻4 टेस्ला न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या सी ऑप्शन 1 टेस्ला या 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, नन ऑफ एबव। तो गॉस और टेस्ला का जो रिलेशन होता है 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस, तो ये रिलेशन होता है। इस तरह से 1 गॉस में इसका उल्टा हो जाएगा, 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻4, इधर 10⁴ इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 10⁻⁻4 टेस्ला। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हियर, गॉस और टेस्ला के बीच में ये रिलेशन सही है। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स विल बी 0। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स विल बी 0 इफ चुंबकीय बल F इक्वल टू Q V क्रॉस B का मान शून्य होता है कब, यदि, तो यहां पर डिफरेंट कंडीशन दी गई हैं, देखते हैं कब शून्य होता है। चार्ज Q इज नॉट मूविंग, फर्स्ट ऑप्शन है चार्ज Q इज नॉट मूविंग, यानी आवेश स्थिर है। आवेश स्थिर है इसका मतलब V इक्वल टू 0, तो V की वैल्यू 0 रहेगी तो फोर्स अपने आप 0 हो गया। तो इस तरह से ए ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। बी ऑप्शन देखते हैं, चार्ज इज मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ बी, यानी आवेश मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में गति कर रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है तो वी बी के बीच में जो एंगल होगा वो साइन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। तो इस तरह से V और B सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स का मान 0 हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन सही हो रहा है। थर्ड ऑप्शन, चार्ज इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ B, यानी आवेश मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र B की विपरीत दिशा में गति कर रहा है। तो विपरीत दिशा में गति करने पर ये एंटी पैरेलल हो गए, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो इनके बीच में जो कोण है वो 180 डिग्री का हो गया। तो 180 डिग्री साइन 180 डिग्री ये भी 0 ही होता है। तो इस तरह से तीनों केस में, पहले केस में V के 0 होने से फोर्स 0 हो गया, दूसरे केस में V और B के बीच में 0 डिग्री एंगल होने से ये साइन 0 का मान 0 होने से फोर्स 0 हो गया। थर्ड केस में इनके बीच अपोजिट यानी 180 डिग्री का कोण है तो इस कारण से साइन 180 डिग्री भी 0 हो गया। तो इस तरह से ऑल ऑफ एबव, तीनों ऑप्शन सही होने के कारण डी ऑप्शन सही हो रहा है हमारा। ऑल ऑफ एबव उपरोक्त सभी आंसर करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए चार्ज इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इफ ए चार्ज इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड द पाथ विल बी, यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एक समान वेग से गति कर रहा है तो उसका रास्ता होगा, उसका पथ होगा। तो कोई भी आवेश चुंबकीय क्षेत्र में अगर प्रवेश कर रहा है और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो उसका रास्ता एक सर्किल ट्रेस होगा और उसकी जो गति होगी वह सर्कुलर मोशन है। तो आवेश जो हमारा गति कर रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तो आवेश चुंबकीय क्षेत्र के सदैव लंबवत बना रहेगा।
तो इस तरह से जो आवेश की गति होगी वो सर्कुलर मोशन है। तो ये हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर है, यानी इस डायरेक्शन में है, और इनवर्ड है, यानी प्लेन ऑफ पेपर के इनवर्ड है। तो इस केस में हम देख रहे हैं यहां पर पार्टिकल का मूवमेंट का वेलोसिटी हो गया, और जो फोर्स लगेगा सेंट्रल फोर्स अभिकेंद्र बल वो सेंटर की ओर लगेगा। तो इस तरह से ये हमारा सर्कुलर मोशन करता हुआ आगे बढ़ेगा। ये जो फोर्स की डायरेक्शन है, कूलम फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, ये हम निकाल सकते हैं। ये हमारा हो गया वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायरेक्शन तो इस दिशा में है, और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है पेपर की प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ये फिंगर हो गई, और फोर्स की डायरेक्शन इस तरह से इधर लगेगी। ये राइट हैंड रूल से हमारा कैलकुलेट होता है। ये फोर्स की डायरेक्शन मिल गई। तो इस तरह से ये सर्कुलर पाथ, अभिकेंद्र बल सेंटर की ओर, ये बी ऑप्शन सही हो गया। कोई भी चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो वो सदैव एक सर्किल ट्रेस करेगा। और इस केस में जो कूलम हमारा अभिकेंद्र बल है F इक्वल टू mv²/r, ये हमारे किसके बीच बराबर होगा? मैग्नेटिक फोर्स QV क्रॉस B, यानी QVB साइन थीटा। चूंकि साइन इनके बीच में जो एंगल है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड क्या है 90 डिग्री, तो QVB इक्वल टू mv²/r, तो r की वैल्यू हो गई mv/QB। अगर हम t निकालना चाहें टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड 2πr/v ये फार्मूला होता है। तो v की वैल्यू हम यहां से r की वैल्यू चाहे पुट कर दें, r की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा 2π/v mv/QB। r की वैल्यू पुट करने पर 2πm/QB, ये हमारा टाइम पीरियड का फार्मूला आ गया। फ्रीक्वेंसी का इसके इनवर्स होता है, जानते ही हैं, QB/2πm। तो इस तरह से ये हमारी सर्कुलर मोशन के दौरान जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो हो गया। अब इसी सर्कुलेटिंग चार्जेस के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ ए चार्ज इज इंसर्टेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B एट एंगल अदर देन 90 डिग्री, इट्स पाथ विल बी। यदि कोई आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में B से 90 डिग्री कोण के अलावा किसी अन्य कोण पर प्रवेश करता है तो इसका पथ होगा। तो पहले केस में हमने 90 डिग्री पर पिछले क्वेश्चन में प्रवेश कराया था, यहां 90 डिग्री के अतिरिक्त किसी कोण पर प्रवेश कराएंगे तो चार्ज जैसे ही प्रवेश करेगा ये इसकी जो मोशन होगी, यहां देख लें, स्ट्रेट लाइन सर्कुलर पाथ दोनों नहीं होंगे, हेलिकल और स्पाइरल पथ यानी छल्लेदार पथ यही होगा। छल्लेदार यानी हेलिकल पथ इस चार्ज द्वारा अपनाया जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा एक्स डायरेक्शन में है, तो जो चार्ज प्रवेश करेगा वो सर्कुलर मोशन तो करेगा, लेकिन इसकी सर्कुलर मोशन आगे भी बढ़ जाएगी। तो ये सर्कुलर मोशन आगे ऐसे बढ़ते हुए स्प्रिंग के फॉर्म में, हेलिकल फॉर्म में आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट हो गए। एक जो मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में है, इसको कहते हैं V पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा वाला मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में गति कराएगा चार्ज को, और मैग्नेटिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर है ये वेलोसिटी होगी V परपेंडिकुलर, ये क्या करेगा सर्कुलर पाथ पर मूव कराएगा। तो इस तरह से चूंकि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में भी चार्ज मूव कर रहा है, इसलिए इसकी जो मोशन होगी वो हेलिकल होगी, यानी स्पाइरल फॉर्म में होगी। तो इसमें हम जो डिफाइन करेंगे रेडियस, रेडियस इस वेलोसिटी V परपेंडिकुलर वेलोसिटी से रिप्रेजेंट की जाएगी। ये कितना आएगा R इक्वल टू mv परपेंडिकुलर अपॉन QB, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? V परपेंडिकुलर कितना हो गया? ये एंगल अगर थीटा है तो V परपेंडिकुलर हो गया V साइन थीटा, तो V साइन थीटा अपॉन QB, mv साइन थीटा अपॉन QB। ये क्या आ गया? R की वैल्यू आ गई, किस रेडियस से ये गति कर रहा है। टाइम पीरियड की वैल्यू निकालनी है तो वही होगी T इक्वल टू 2πm/QB। और पिच, पिच क्या है? इसकी दो चूड़ियों के अंतर यानी दो हेलिक्स के में जो डिफरेंस है डिस्टेंस का, वो है कितनी दूरी ट्रेवल करेगा V पर
यानी एक आवर्तकाल में v पैरेलल कितनी दूरी ट्रेवल कराएगा। तो टाइम कितना हो गया, टाइम पीरियड हमारा एक आवर्तकाल, और वेलोसिटी क्या हो गई, v पैरेलल, यानी t टाइम में चली गई दूरी कितनी होगी, वो पिच के बराबर होगी। तो v cos थीटा वेलोसिटी हो गई, v cos थीटा वेलोसिटी हो गई v पैरेलल, और t कितना हो गया 2 पाई m अपान क्यू बी। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो 2 पाई m v cos थीटा अपान क्यू बी, ये पिच आ गया, यानी दो हेलिक्स के बीच की दूरी। ये दो हेलिक्स के बीच की दूरी कैसे ट्रेवल होगी, v पैरेलल वेलोसिटी से टाइम t में, यानी एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उतने टाइम में ये इस वेलोसिटी से x डायरेक्शन में कितना मूव कर लेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कितना मूव कर लेगा, वही पिच होता है। और इसकी वैल्यू ये इस फार्मूले से दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड बी इज। किसी धारावाहिक चालक पर लगने वाला बल जब वह चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, कितना फोर्स लगता है धारावाही चालक पर, F इक्वल टू ई वी डी इंटू वी डी क्रॉस बी, F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। तो इस तरह से ये दोनों वैल्यूज B और C हमारे दोनों फार्मूले करेक्ट हैं, और इस फार्मूले में एक ही चार्ज पर लगने वाला बल है, टोटल चार्ज हम इंक्लूड करेंगे तब हमारा फार्मूला सही होगा। तो यहाँ पर पूरे जो कंडक्टर है उस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी या F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। तो ये दोनों करेक्ट हैं, ओनली B और C ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसका मतलब डी ऑप्शन हम टिक करेंगे। तो जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है इसके ऊपर लगने वाला फोर्स F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा या F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड बी इज जीरो, यानी एबव फोर्स इसकी बात हो रही है। तो ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स कब जीरो होगा, इसकी यहां पूछा जा रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र बी में रखे धारावाही चालक पर बल शून्य होता है यदि, क्या हो सकते हैं, पहला ऑप्शन कंडक्टर इज प्लेस्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा है, तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा जाएगा। तो L क्रॉस B इनके बीच का जो एंगल होगा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। तो यही होगा, L और B के बीच में 0 डिग्री या 180 डिग्री का एंगल होगा। इस केस में साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो गई और साइन 180 डिग्री की भी वैल्यू 0 हो गई। तो इस तरह से फोर्स ए केस में, यानी इस केस में 0 हो जाएगा। अब हम सेकंड केस देखते हैं, कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। तो इस केस में फोर्स 0 नहीं हो रहा है, तो इसलिए ए ही ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन, जब कोई कंडक्टर क्या है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में रखा गया है या इसके अपोजिट रखा गया है, तभी इस पर फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के कारण यानी चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला चुंबकीय बल शून्य होगा, अदरवाइज चुंबकीय बल हमेशा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर और सेमीकंडक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ए वोल्टेज इज डेवलप्ड एट राइट एंगल टू करंट पाथ, द इफेक्ट इज कॉल्ड, यानी जब किसी धारावाही चालक को या अर्धचालक को चुंबकीय क्षेत्र में के लंबवत रखा जाता है, तो ये जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है इसको मैग्नेटिक फील्ड ये इस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इस करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा है, तो हमारी करंट जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो गई। तो एक विभव धारा पथ के लंबवत उत्पन्न हो जाता है, तो एक विभव उत्पन्न हुआ जो कि धारा पथ के लंबवत, ये हमारा धारा पथ है और इसके लंबवत एक वोल्टेज उत्पन्न हो गया है। इस प्रभाव को कहते हैं, तो इस प्रभाव को कहते हैं
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण नहीं। मैग्नेटोस्टिक्शन चुंबकीय आकारांतर ये भी नहीं है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दाब विद्युत प्रभाव, तो ये हमारे जो दोनों डिस्कस किए गए हैं यहाँ मैग्नेटोस्टिक्शन और पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। और डी ऑप्शन हॉल इफेक्ट हॉल प्रभाव, तो ये हॉल इफेक्ट या हॉल प्रभाव नाम से जाना जाता है। तो ये क्या हो गया, जब भी कोई कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो हो रही है ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है तो क्या होता है, एक वोल्टेज डेवलप हो जाता है जिसको हम हॉल वोल्टेज कहते हैं, जो कि करंट के परपेंडिकुलर होता है। तो ये हॉल वोल्टेज और जो ये इफेक्ट आ रहा है ये हॉल इफेक्ट या हॉल प्रभाव कहलाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41। फॉर हॉल इफेक्ट हॉल प्रभाव के लिए क्या क्या सत्य हैं ये देखते हैं। हॉल वोल्टेज हॉल विभव क्या होता है, VH इक्वल टू IB अपॉन QN D। D क्या है, इस कंडक्टर की थिकनेस है। तो VH इक्वल टू IB, I करंट, B मैग्नेटिक फील्ड, Q चार्ज है, कितने चार्ज हैं यहां पर, और चार्ज डेंसिटी, और D यहां पर थिकनेस है। इस तरह से हॉल वोल्टेज का फार्मूला है, ये बिल्कुल सही है। हॉल कोफिशिएंट हॉल गुणांक RH इक्वल टू QN, तो ये हमारा हॉल कोफिशिएंट हो गया, जहां N इन चार्जेस की डेंसिटी है। तो जो आवेश यहां पर एकोमुलेट हुए हैं दोनों साइड्स पर, इनकी डेंसिटी है, और Q इनकी एक चार्ज की वैल्यू है। Q एक चार्ज का आवेश है, विथ साइन रखेंगे। तो इस तरह से हॉल कोफिशिएंट पॉजिटिव भी हो सकता है पॉजिटिव चार्जेस के कारण, और नेगेटिव होता है नेगेटिव चार्जेस के कारण। तो हॉल कोफिशिएंट RH इज नेगेटिव फॉर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यानी RH का मान ऋणात्मक होता है इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशों के लिए, क्योंकि हम साइन के साथ लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है, इसलिए RH का मान नेगेटिव होगा। RH इज पॉजिटिव फॉर होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यानी RH का मान धनात्मक होता है होल बहुसंख्यक आवेशकों के लिए। तो इस तरह से ये ABCD सभी ऑप्शन सही हैं। ऑल ऑफ एबव उपरोक्त सभी E ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहां पर ये हमारा आंसर E आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। एप्लीकेशंस ऑफ हॉल इफेक्ट आर, हॉल प्रभाव के अनुप्रयोग हैं। पहला एप्लीकेशन इसमें ऑप्शन दिया गया है, टू डिटरमिन चार्ज डेंसिटी N ऑफ कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर, यानी चालकों और अर्धचालकों का आवेश घनत्व N ज्ञात करने में। तो हॉल कोफिशिएंट की वैल्यू ज्ञात करके हम N यानी चार्ज डेंसिटी की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। टू आइडेंटिफाई P टाइप एंड N टाइप सेमीकंडक्टर्स, यानी P टाइप तथा N टाइप अर्धचालकों में भेद करने के लिए। तो P टाइप सेमीकंडक्टर्स के लिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं, तो इसके लिए हॉल कोफिशिएंट पॉजिटिव आएगा। और N टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है, तो इनके लिए हॉल कोफिशिएंट निगेटिव आएगा। तो इस तरह से हम P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर में भेद करते हैं। नेक्स्ट, टू डिटरमिन कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स, चालकों की चालकता ज्ञात करने में। टू डिटरमिन वीक मैग्नेटिक फील्ड, यानी दुर्बल विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने में। तो ये सभी एप्लीकेशंस होते हैं हॉल इफेक्ट के। तो E ऑप्शन उपरोक्त सभी ऑप्शन करेक्ट है। आंसर E इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन 42। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड B इज, किसी धारावाही चालक लूप जो कि विद्युत क्षेत्र में रखा है पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होता है। तो टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप, तो ये हमारा करंट कैरिंग लूप हो गया, इस पर कितना टार्क लगेगा उसकी वैल्यू हम किस इक्वेशन से दिया जाएगा, टाउ इक्वल टू INB साइन थीटा, टाउ इक्वल टू IAB साइन थीटा है, और यहाँ टाउ इक्वल टू
एन आई ए बी साइन थीटा, जहां एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं इन लूप में। अगर कोई टर्न एक टर्न था तो ये पहला फार्मूला लगाएंगे, अगर नंबर ऑफ टर्न्स काफी ज्यादा हैं तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा दूसरा फार्मूला आ जाएगा। तो ये बोथ ऑफ एबव दोनों यहाँ करेक्ट ऑप्शन है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स 1 है तो ऊपर वाला फार्मूला लगेगा, अगर नंबर ऑफ टर्न्स इस करंट लूप में एन है तो ये दूसरा फार्मूला लगेगा। तो ये दोनों फार्मूले हमारे करेक्ट हैं। और जो टार्क लगेगा वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होगा। तो ये फोर्स अगर अपवर्ड है तो इधर वाला फोर्स डाउनवर्ड होना चाहिए। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो हम निकाल सकते हैं किसकी मदद से, राइट हैंड रूल से। तो जो राइट हैंड रूल है उससे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं, ये हमारा जो मिडिल फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है, और ये वाली फिंगर करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसकी दिशा ये इस दिशा में है करंट हमारा इस लूप में। तो इस तरह से करंट, मैग्नेटिक फील्ड और जो अंगूठा होगा ये फोर्स की डायरेक्शन देगा। तो इस तरह से फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये हमने अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन बनाई हुई है। दूसरे केस में यहां पर आई ये करंट की डायरेक्शन हो गई, और ये जो हमारी बीच वाली फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को रिप्रेजेंट कर रही है, और अंगूठा इस तरह से नीचे की ओर है। तो ये जो फोर्स लगेगा इस केस में डाउनवर्ड लगेगा। तो इस तरह से इस राइट हैंड रूल से ये निर्धारित हो गया कि इस वाले केस में जब करंट की डायरेक्शन इधर है तो अपवर्ड फोर्स लगेगा, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो सेम ही है, तो जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड लगेगा। इस तरह से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्रिएट्स टॉर्क, और इस तरह से यहां से हम इसको मूविंग बना देंगे तो इस टॉर्क के कारण ये रोटेट करेगा। तो ये हमारा किसी धारावाही चालक या लूप पर क्या है, कितना टॉर्क लगता है या लगने वाला आघूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर मूविंग पॉइंट चार्ज व्हाट इज ट्रू। गतिशील बिंदु आवेश के लिए क्या सत्य है। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², और ये रेडियल डायरेक्शन है। तो इस तरह से ये हमारा कोई चार्ज है जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी इस पॉइंट पर, ये इसी से रिप्रेजेंट की जाएगी। E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², और r यूनिट वेक्टर है इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इसी रेडियल डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। तो ये बात सही है। मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, ये मैग्नेटिक फील्ड जो दिया जाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। क्यों, μ0/4π Q v क्रॉस r/r²। तो ये इस फार्मूले से दिया जा रहा है, जहां μ0 क्या है, ये परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस 4π इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो ये भी सही इक्वेशन है। बायो-सेवर्ट लॉ फॉर मूविंग पॉइंट चार्ज, यानी गतिमान बिंदु आवेश के लिए बायो-सेवर्ट नियम है ये भी बायो-सेवर्ट लॉ का फार्मूला है। और इसकी हम स्केलर वैल्यू लिखना चाहें मैग्नेटिक फील्ड की तो क्या लिखेंगे, B इक्वल टू 4π μ0/4π QV साइन अपान r²। तो यहां पर ये यूनिट वेक्टर r है। ठीक, तो इस तरह से ये बायो-सेवर्ट लॉ है फॉर मूविंग पॉइंट चार्ज, यानी गतिशील बिंदु आवेश के लिए। तो ये सभी पॉइंट सही हैं। ई ऑल ऑफ एबव इज करेक्ट ऑप्शन। तो इसको समराइज कर देते हैं। अगर कोई चार्ज पॉइंट चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसके कारण जो प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है एट ए पॉइंट A, तो उसकी वैल्यू इस इक्वेशन से दी जाएगी 1/4πε0 Q/r², और यूनिट वेक्टर r ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा को प्रदर्शित करेगा जो कि रेडियल है। और जो B का इक्वेशन है ये B परपेंडिकुलर होगा इस रेडियल डायरेक्शन के, यानी V और R दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो ये B इक्वल टू μ0/4π Q V क्रॉस यूनिट वेक्टर r/r²। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो गई, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर
हैं। ये बायो-सेवर्ट लॉ फॉर मूविंग चार्जेस यानी गतिशील आवेश के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी कैन बी डिटरमिन्ड बाई, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिटरमिन्ड बाई राइट हैंड रूल, दक्षिण हस्त नियम। तो राइट हैंड रूल ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल होता है, दक्षिण हस्त नियम। तो इस नियम से हम सदैव मैग्नेटिक फील्ड बी का डायरेक्शन ज्ञात कर सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड थंब रूल ये है, ये हमारा जो थंब है ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को प्रदर्शित करेगा अपवर्ड, जब हमारा ये जो करंट की डायरेक्शन है ये इस दिशा में हो, यानी करंट इस दिशा में हो फिंगर्स की दिशा में, तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड होगा। करंट रिवर्स डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड होगा। तो ये भी करेक्ट रूल है, राइट हैंड थंब रूल, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, किसको, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इस तरह से ये दोनों रूल अप्लाई होते हैं डिफरेंट केसेस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। तो बोथ ऑफ एबव इज करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट दैट इज बायो-सेवर्ट लॉ फॉर करंट एलिमेंट, यानी धारा अवयव डी आई जिसकी वैल्यू आई डी एल होती है के लिए के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इस तरह से ये बायो-सेवर्ट लॉ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डी बी इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डी एल क्रॉस आर यूनिट वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होता है किस पर, एट पॉइंट पी पर, इस करंट एलिमेंट आई डी एल के कारण। तो ये जो करंट एलिमेंट है धारा अवयव, इसके कारण बिंदु P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसकी वैल्यू इस फार्मूले से दी गई है, डी बी इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डी एल क्रॉस आर यूनिट वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका जो स्केलर फॉर्म है यहां दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड डी बी इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये दोनों फार्मूले एक ही हैं, तो बोथ ऑफ एबव इज करेक्ट ऑप्शन। और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, क्योंकि हम दक्षिण हस्त नियम से निकालेंगे इसको। तो ये जो हमारी फिंगर की डायरेक्शन है ये आई क्रॉस आर, डी ये आई है, तो आई क्रॉस आर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई क्रॉस आर हमारा इस डायरेक्शन में है, तो इस तरह से जो फोर्स होगा वो अंगूठे की डायरेक्शन में, तो नीचे की ओर फोर्स काम करेगा। इस मैग्नेटिक फील्ड इस पेपर के डाउनवर्ड परपेंडिकुलर डाउनवर्ड होता है। तो ये हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ डी बी इन बायो-सेवर्ट लॉ कैन बी ऑब्टेन्ड बाई। तो ये जो इसके पहले क्वेश्चन था इसमें क्या पूछा जा रहा है, बायो-सेवर्ट नियम में डी बी की डायरेक्शन ज्ञात की जा सकती है। तो ज्ञात करने के लिए राइट हैंड पाम रूल, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, तो दाहिने हाथ की हथेली के नियम से भी ज्ञात करते हैं। राइट हैंड थंब रूल, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से भी ज्ञात करते हैं। साथ ही साथ हम राइट हैंड रूल फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो तीनों से ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ दो ही दिए गए हैं, तो बोथ ऑफ एबव इज करेक्ट ऑप्शन। उपरोक्त दोनों सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट रिलेशन बिटवीन म्यू 0 एप्सिलॉन 0 एंड स्पीड ऑफ लाइट c इज। प्रकाश की चाल, निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन 0 तथा निर्वात की चुंबकशीलता, जिसको हम म्यू 0 से लिखते हैं। परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू 0 के बीच सही संबंध है। c इक्वल टू म्यू 0 एप्सिलॉन 0 ये करेक्ट रिलेशन नहीं है। c इक्वल टू 1 अपान म्यू 0 एप्सिलॉन 0 ये भी करेक्ट रिलेशन नहीं है। c इक्वल टू 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ म्यू 0 अपान म्यू 0 इंटू एप्सिलॉन 0, तो ये थर्ड ये सही रिलेशन है। c इक्वल टू 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ म्यू 0 एप्सिलॉन 0, तो इस तरह से ये हमारा
सी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो या म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू ऑलवेज 1। तो इस तरह से ये रूल हमारा फॉलो होता है। यही रिलेशन है इन तीनों क्वांटिटीज के बीच में, तीनों चीजें कांस्टेंट ही हैं, तो ये यही करेक्ट रिलेशन है। क्वेश्चन 49 लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड फॉर मूविंग पॉइंट चार्ज। गतिमान बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में क्या संबंध होता है? तो सही संबंध है B इक्वल टू म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो इंटू वी क्रॉस ई। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिलेशन हो गया गतिमान बिंदु आवेश के लिए, जो कि v वेग से गतिमान है। बी ऑप्शन देखते हैं, B इक्वल टू 1 अपान सी स्क्वायर वी क्रॉस ई। तो ये दोनों चीजें वही हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 अपान सी स्क्वायर होती है, तो वही चीज यहां रखी गई है। तो बोथ ऑफ अबव इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये दोनों राइट आंसर यहां पर दिए गए हैं, क्योंकि यहां हमने देख लिया सी स्क्वायर इक्वल टू म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो स्क्वायर, ये 1 अपान में है, 1 अपान म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो स्क्वायर। तो इस तरह से म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान सी स्क्वायर। तो यही चीज यहां पर प्रयुक्त की गई है, दोनों इक्वेशन वही है। तो इस तरह से ये हमारा बोथ ऑफ अबव सी ऑप्शन राइट आंसर है।